मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा या बन सकता हूँ। जी जी राव इंद्रजीत सिंह जी ने, जी जैसा कि उनके परिवार की परंपरा रही है जी। कि किसी भी सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति को समय पर वो चुन लेते हैं और उसको इशारा करते हैं। मेरे को भी इसी प्रकार से अचानक 2009 में ये इशारा हुआ। तो नसीबपुर का स्मारक अंबाला का स्मारक बन करके तैयार होने को है। भव्य स्मारक बनाया गया। हम शहीदों को बराबर लेकर के चल रहे हैं, हम किसी का कमतर नहीं आंक रहे। नसीबपुर को ऐसा नसीब क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी 2014 से, उन्होंने सबका साथ सबका विकास और हमारे क्षेत्र को भी पूरा बराबर का हिस्सा, चाहे नौकरियों में हो, चाहे विकास में हो, चाहे पानी में हो और चाहे बिजली में हो, हर क्षेत्र के अंदर हमें पूरा हिस्सा दिया है। उन्होंने कॉलेज के नामकरण में जो रोड़ा अटकाया है और लोगों की समझ में ये आ रहा है कि इसमें कौन व्यक्ति रोड़ा अटकाना चाह रहा है, जी जी। उसकी सफाई किस तरह से दी जाए वो देने के लिए वहाँ श्रद्धा सुमन भेंट करने गए थे। जी जी। लेकिन लोग समझते हैं कि इस नामकरण में विरोध किसका है, जी जी। ये चालबाजी किसकी है। हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी, उनकी एक आदत है, जी अगर पड़ोस के राजस्थान में भी कोई सड़क या कोई काम नया हो रहा है जी जी। और उनको पता लग जाए, हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि हरियाणा की विधायक था राजस्थान में, जी जी। लेकिन चूंकि बॉर्डर साथ लगे हुआ, अगर उनको पता लग जाए तो उसकी भी पोस्ट तुरंत से डालने का प्रयास करते हैं कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो अभय सिंह जी को कहीं आगे लाना चाहते थे, प्रपोज करना चाहते थे। लेकिन आगे आना, प्रपोज करना, ये इस तरह किसी बाहरी नेता के हाथ में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है जी। तब से हमें समुचित पानी देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है और निश्चित तौर के ऊपर इस क्षेत्र को पानी अधिक मिला है। जो पहले मिलता था, पूरा तो नहीं मिला है, जी जी। लेकिन जो पहले मिलता था उससे कहीं ज़्यादा मिला है। तो तीसरी बार टिकट में देरी हुई, उस समय बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि राव इंद्रजीत नहीं चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। ओम प्रकाश यादव के मन की बात जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों देरी हुई, किस तरह टिकट आई? शहीद कॉलेज में रेवाड़ी पीछे जनसभा थी जी जो सोनिया जी को संबोधित करनी थी, जी जी। और राव साहब के गेट के आगे से उतर के जाना था। अच्छा। किसी ने कह दिया कि राव साहब, राव इंद्रजीत चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक बार सोनिया का, तो इतनी बुरी तरह कड़क के पड़े और सब लोग जो वहां बैठे थे सबको भगा दिया। कहा एक विदेशी महिला के सामने मैं खड़ा हूँगा, नहीं हो सकता है। इंद्रजीत 3 बार चुनाव हारे, 3 बार जीते, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं। मतलब इतना भीतर वो था स्वाभिमान, स्वाभिमानी थे कि उन्होंने कहा मैं एक विदेशी महिला के सामने ऐसे नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज पॉडकास्ट में हमारे साथ खास मेहमान हैं ओम प्रकाश यादव। एक्स मिनिस्टर हैं, नारनौल से विधायक हैं और यादव समाज की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये इनका परिचय है और इनका सबसे बड़ा परिचय ये है कि जब मंत्री थे और अब विधायक हैं, तब भी अधिकांश लोग इन्हें एडीओ के नाम से जानते हैं। एडीओ मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, कृषि विकास अधिकारी। राजनीति में आने से पहले एडीओ के पद पर थे, इसलिए आज भी इनका उपनाम प्यार से एडीओ साहब ही कहते हैं। और ये भी मंत्री रहते हुए ना उसका बुरा मानते, बल्कि जो एडीओ साहब कहते हैं उनको अपने घर का मानते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे ओम प्रकाश यादव जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो सीधी सीधी अनौपचारिक बात करेंगे, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं, नारनौल के जानते हैं, पर हरियाणा के लोगों तक बात पहुंचाएं हम सब तक। ओम प्रकाश यादव का बचपन कहाँ बीता, कहाँ आपने अठखेलियाँ की, बचपन में माता पिता का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं
और एक छोटे से किसान के का बेटा हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक थे और छोटे किसान थे। उनके घर में जन्म लेकर हमने गांव के अंदर आज से 60 साल पहले किस प्रकार का जीवन था, तो गांव कौन सा था? जीवन जिया। गांव कौन सा था? मेरा गांव अटेली कॉन्स्टिट्यूंसी में बजाड़ गांव है जी जी। और वहीं मेरा जन्म हुआ। वहीं हम बचपन में खेले कूदे और प्राइमरी की शिक्षा गांव के स्कूल से हमने ग्रहण की। जी जी। और छोटा किसान होने के नाते हमने उस समय किसानी के जो कार्य थे वो सारे किए, हल जोड़ने से और पशु चराने तक। अभी तब तक पुराने दोस्तों से मिलने चले जाते हो बीच बीच में? पशु चराने तक का कार्य हमने किया। जी जी। तो वहां से फिर स्कूल से निकल करके आप जो इसमें कृषि विभाग में कब आए, कैसे आना हुआ, वो सारा बताओ आप। मैं बीएससी ऑनर्स मैंने कृषि विश्वविद्यालय हिसार से की। यहाँ से पढ़ाई स्कूलिंग यहाँ से +2 नारनौल से करके, जब उस समय मेरे ख्याल से सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी थी। उस समय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रथा नहीं चली थी। जी जी। उस समय मैट्रिक तक के स्कूल होते थे। जी जी। और हमने मैट्रिक मेरे पिताजी के साथ रहते हुए जी। लोहारू तहसील के खरकड़ी हाई स्कूल से की। जी जी। और उसके बाद हम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले गए। जी जी। वहाँ से बीएससी करके आए और 1977 में बीएससी करने के बाद उसी साल मैं एज ए कृषि विकास अधिकारी, जी जी, मेरा सरकार में अपॉइंटमेंट। मतलब उस दिन एडीओ साहब बन गए आप? उस दिन से एडीओ साहब लोग कहते रहे। तो कितने साल तक कृषि विभाग में काम किया? मैंने 33 साल तक कृषि विभाग में कार्य किया और उसके बाद 2009 में जी मैंने प्री मैच्योर वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली थी, वीआरएस। जी 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 जी। और 5 साल मेरी सर्विस के बचे हुए थे। जी जी। मैंने वीआरएस ले ली। तो वीआरएस तो तब ली जब राजनीति का कीड़ा कुलबुला चुका था, मन में आ चुका था। सबसे पहले ओम प्रकाश जी के मन में कब आई कि भाई मुझे राजनीति में जाना चाहिए? लगभग नौकरी करते करते 10-5 साल पहले कब लगा कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि रही हो, पिताजी रही हो राजनीति में रुचि, या सीधे आपकी? ये है कि हमारे परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी जी, ना किसी की सोच और ना मेरी सोच थी जी। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा या बन सकता हूँ। जी जी। राव इंद्रजीत सिंह जी ने, जी, जैसा कि उनके परिवार की परंपरा रही है जी, कि किसी भी सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति को समय पर वो चुन लेते हैं और उसको इशारा करते हैं। मेरे को भी इसी प्रकार से अचानक 2009 में ये इशारा हुआ कि चुनावी तैयारी करो। क्या आप चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं? क्या आपकी इच्छा है? तो मैंने उनको यस कर दिया कि आपका आदेश हो जी, तो मैं राजनीति में आने को तैयार हूँ और किसी पार्टी या उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मतलब उससे पहले राव साहब से आना जाना हो चुका था पारिवारिक? उनके सानिध्य में हम सर्विस में रहते हुए जी जी। राजनीतिक तौर पर उनकी एक्टिविटीज में हम हिस्सा लेते थे। जी जी। उनके एक सपोर्टर के नाते जी जी जी। हम उनके साथ रहकर उनसे सीखते थे। जो काम हमें बताया जाता वो हम करते थे। जी जी। तो राव में क्या ऐसी खूबी देखी कि राव को अपना एक तरह से टीचर मान लिया, जो आपने राव को गुरु मान लिया राजनीतिक रूप से? राव इंद्रजीत से जुड़ा हुआ ना आपका, आप बता रहे हैं जो ये परिवार इलाके की एक लीडिंग राजनीति इस परिवार ने की है। चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, चाहे उससे पहले राव वीरेंद्र सिंह जी थे, हमने उनको भी देखा। और ये कभी जो भी कोई समाज सेवक उनकी निगाह में आता, ठीक कार्य करने वाला व्यक्ति उनकी निगाह में होता, तो उसको वो आगे आने के लिए मौका देते थे। बाकी जैसे और आप देखते हो कि पुराना
50 साल का 60 साल का इलाके का जो भी इतिहास है राजनीति में, इस परिवार ने जिसको भी इस तरह से यूँ समझा उसको आगे आने का मौका दिया है, और अचानक उनको ये मौका देकर उनको विधायक बनाया, उनको टिकटें दी और उनको आगे बढ़ाया। मतलब ध्यान रखता है ये परिवार जो। ये परिवार हमेशा आप 50 साल के 60 साल के इतिहास को देख लीजिए, हमेशा जो समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोग उनकी निगाह में आए, उनको अचानक ही आगे लाए हैं, उनको विधायक बनाया है, सेवा का मौका दिया है और उनको आगे ला करके ये जिम्मेवारी देने का। तो 2009 में पहला चुनाव जीता, फिर 2014 में आपको दोबारा टिकट दी पार्टी ने। नहीं, 2009 में मैं अरे हाँ वीआरएस ले लिया, हाँ लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल पाया। जी जी। तो कोई बात नहीं, हम लगे रहे। राव साहब ने कहा कि आप दोबारा से नौकरी ज्वाइन कर लो। जी जी। मैंने कहा जी अब पैंट कमीज में आपकी सेवा करते थे, अब हम कुर्ते पजामे में आपकी सेवा करें। जी 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 जी। तो 2009 में तो कांग्रेस की टिकट दिलाना चाह रहे होंगे ना। हाँ, उस समय कांग्रेस की, जो वो राव साहब भी कांग्रेस में थे तो नेचुरल था जो थी। उसके बाद जो है 2014 आ गया। 2014 में राव साहब ने जब बीजेपी ज्वाइन किया तो हम तो स्वतः ही हाँ उनके पीछे पीछे बीजेपी के हो गए, और बीजेपी पार्टी का फिर टिकट उन्होंने नारनौल हल्के से मेरे को। हम वो समय जानना चाहेंगे। टिकट तो आपको दिला दिया, उस समय कुछ उहापोह था, मारा मारी थी, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, धड़कन बढ़ रही थी कि अब राव साहब के साथ बीजेपी में भी आ गए, टिकट का क्या होगा, किस तरह का मनोभाव था आपका? मेरे दिमाग में टिकट मिले ना मिले ऐसी कोई भाव नहीं था। दे दें तो ठीक, ना दें तो ठीक। मैंने कहा हम बिल्कुल साधारण परिवार से, हमने कभी ये बात मन में सोची नहीं थी कि हम भी कभी एमएलए बन सकते हैं, बनना जरूरी है, ऐसा भाव हमारे दिमाग में नहीं था। तो 2014 में ये तो राव साहब का अपना एक तरफा फैसला था, उनका आशीर्वाद था, उनने आशीर्वाद दिया और उन्होंने आगे आने का ये अवसर दिया। अगला चुनाव फिर आया, उसके बाद लगातार ये तीसरा चुनाव है। जी जी। उसमें मंत्री बने ना आप, जो दूसरे। हाँ, जी। उसके अंदर राव साहब का आशीर्वाद प्राप्त रहा, उन्होंने मुझे मंत्री बनवाया और मैं मंत्री रहा। एक चीज बहुत चलती है, जो वो आपके एरिया में क्या यहाँ तक भी चलती रहती है कि भाई किसी का काट करके मंत्री पद जो बनना था एडीओ साहब को दे दिया गया, ओम प्रकाश यादव को दे दिया, मतलब आपको कमतर आंका गया राजनीति के एक क्षेत्र में। मैं नहीं आंक रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं है। तो ये जो बातें चली कि हक किसी और का था, हक दे किसी और का दिया, इसके पीछे क्या वजह रही? हक कैसे होता है और किसका होता है, उसकी क्या परिभाषा और क्या व्याख्या है? हक पार्टी देखती है, पार्टी के नेता देखते हैं और वो अपना सोच समझकर जिसको जो जिम्मेवारी देनी होती है वो देते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इस बात की टीस करके ये सोचे कि मेरा हक था, ये तो पार्टी हाईकमान जाने। जी जी। पार्टी के बड़े नेता जाने। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा हक था। किस बात में हक था? जी जी। कौन सा तीर मार रखा था किसी और व्यक्ति ने? क्या खासियत थी? हाँ, इधर साधारण परिवार से उठ कर के आए, राजनीति में स्ट्रगल था, अपना स्ट्रगल था। हम साधारण परिवार से उठकर आए, आम आदमी से जुड़े हुए थे और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों में, मैं तो ये कहूँ यहाँ तक जी कि मेरे जिले में जितने राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक संगठनों में जितना कार्य मैंने किया है, चाहे आज के जो जनप्रतिनिधि हैं जी जी, उनको देखो, चाहे इससे पिछली योजना के और चाहे उससे पिछली योजना के, उससे पहले की मैं तुम्हें नहीं जाऊंगा। जी जी। लेकिन 2014 जब से माननीय राव साहब का आशीर्वाद हुआ और मैं राजनीति में आया, जी, मेरे से अधिक
सामाजिक सेवा, मेरे बराबर कोई नहीं था। जी जी। अपने मन में कोई कुछ भी। तो जो यादव सभा का जो मंच था, आप हम जिक्र कर रहे थे, यादव समाज की जो सामाजिक संस्थाएं आपकी रही, उनमें किन किन से जुड़ा हुआ और कब से जुड़ा हुआ? आपने कोई गठन भी किया, एक संस्था शायद? मैं नारनौल में एक संघर्ष समिति बनी। जी उस संघर्ष समिति का सभी पार्टियों ने सर्वदल मिलकर, क्या था संघर्ष समिति का नाम? कुछ ध्यान है? बस संघर्ष समिति, सीधा ही संघर्ष समिति था। अच्छा, संघर्ष समिति नारनौल। क्या उद्देश्य को लेकर था? उद्देश्य ये था कि एक बार प्रशासन ने कुछ ऐसी बिल्डिंगों की तोड़ फोड़ कर दी थी, जिसको लोगों ने ये समझा कि राजनीति से प्रेरित होकर करवाया गया है। जी जी उसमें कांग्रेस का शासन था जी और हमारे नारनौल से कांग्रेस के मंत्री थे। जी। उस समय के अंदर जब डीटीपी विभाग द्वारा ये तोड़फोड़ हुई जी तो लोगों ने उसका रोष माना और उसका संदेश ये था लोगों में कि राजनीतिक द्वेष से तोड़फोड़ ये की जा कार्य रही। किया जा रहा है। और उस बात को लेकर के शहर की सभी पार्टियों के लोग, प्रमुख लोग इकट्ठे हुए और सब ने ये कहा कि हमें एक संघर्ष समिति बनानी चाहिए, हमें अलग अलग नारे कर एक मंच पर आना चाहिए और अपना एक अध्यक्ष चुनना चाहिए। और उस समय मेरे को उस संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना गया जी जी कि आगे से कोई भी ऐसी शिकायत होगी प्रशासन से या किसी राजनीतिक दल से जी जी। तो ये संघर्ष समिति कार्य करेगी। मतलब एक तरह से सामाजिक मान्यता, इस जरिए वो राजनीतिक मान्यता भी एक तरह से मिली। उससे पहले मैं नारनौल यादव कल्याण सभा का प्रधान था और मेरे कार्यकाल में जी हमने नारनौल में एक यादव धर्मशाला का निर्माण किया। वो भी लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश है। उसके बाद यादव महासभा हरियाणा जी का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है जी जी और मैंने कहा कि ये परिवार हमेशा रामपुरा हाउस कहो, राव इंद्रजीत सिंह जी कहो, राव वीरेंद्र सिंह जी कहो, इनने हमेशा समाज में जो कार्य, अच्छा कार्य करने वाले लोग रहे हैं उनको उठाकर आगे लेकर आए। आज संयोग से आपका पॉडकास्ट हो रहा है, राव वीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि भी आज 30 सितंबर है। बिल्कुल ठीक है। उनका तो आप तो मेरे ख्याल से सुबह समाधि पर भी पहुंचे थे। मैं सुबह 8 बजे मेरे पास फोटो समाधि पर फूल चढ़ा करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हमेशा ही आते रहे और हमेशा ही मैं आता रहता हूँ और आज भी हम सुबह पहले उनको नमन करके गए। जी जी। राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो मंत्री पद था वो बीच में गया एक तरह से ना, जो सोचा गया था, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वो राज खोलेंगे आप? वजह कोई नहीं लगती मेरे को सिर्फ ये था कि भाई पार्टी का फैसला कहीं होना था कि मुख्यमंत्री भी चेंज किया था जी जी और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ शायद पार्टी का ये फैसला था कि कुछ हम नए चेहरे मंत्रिमंडल में ले आए जी जी ताकि चुनाव आगे सर पर है। जी जी शायद कोई पुराने मंत्रियों की जी नाराजगी हो तो नए मंत्रियों को आगे लाकर पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने का एक प्रयास हो। जी जी। मैं तो इतना ही समझता हूँ। जी जी। अब तीसरी बार आप विधायक हैं। आपसे तीनों कार्यकाल को, अभी तो तीसरा तो कर शुरू हुआ है, आपके पिछले कार्यकाल को मिला करके ओम प्रकाश जी से पूछा जाए कि ये मेरे पास उपलब्धियों का पिटारा है, ये मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया, मंत्री के रूप में अपने जिले में किया, तो संक्षिप्त में आप बता पाएंगे कि लोगों के लिए क्या बड़े काम आप कर पाए? देखिए, वैसे तो जो काम होते हैं वो सामूहिक सरकार के माने जाते हैं जी, लेकिन हमारा जो, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे विशेष प्रयास से ये काम बढ़ा हुआ जी, वो सबसे पहला हमारा काम हमारे क्षेत्र में हमने नहरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए जी,
143 करोड़ रुपए मंजूर करवाए जी और उससे हमारे सारे नहर के पंप हाउसेज का लिफ्ट इरिगेशन के JLN सिस्टम पूरा जो है जी पूरा इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम जो हमारा सालाबाद से आगे है जी जी उसको हमने सारे पंप हाउसेज का नवीनीकरण कराया और सारी नहरों की लाइनिंग करवाई, जी जी डिस्ट्रीब्यूटर्स की, माइनर्स की, मेन नहर की, और ये एक बहुत बड़ा कार्य था। उसके फलस्वरूप आज जिला महेंद्रगढ़ जहाँ 1200 और 1500 फुट तक भी बोर करने के बाद पानी नहीं मिलता था, आज वहाँ कहीं 300 फीट पर, कहीं 200 फीट पर चौवा आया हुआ है, कहीं कहीं 100 फीट पर भी चौवा है। मतलब बदलाव आया है, बहुत भारी बदलाव आया है। किसान की एक तरह से कायाकल्प हुआ है। ये एक बहुत बड़ा काम हमने हमारे जिले में किया है। आज आप आए हो तो मौका है मेरे पास नसीबपुर के स्मारक के बारे में पूछने का। विधानसभा में आपको पता है जिस अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा, राव नरवीर सिंह ने जवाब दिया कि नो श्रीमान जी, वो रूटीन का जवाब था। बाद में उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं बनेगा। तो नसीबपुर का स्मारक अंबाला का स्मारक बन करके तैयार होने को है, भव्य स्मारक बनाया गया। हम शहीदों को बराबर लेकर के चल रहे हैं, हम किसी का कमतर नहीं आंक रहे। नसीबपुर को ऐसा नसीब क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? देखिए, नसीबपुर का स्मारक 1 साल बाद डिक्लेयर हुआ था, वो भी कोई बात नहीं, कार्य अब से पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कई अड़चने रही। कुछ समय तो ऐसा निकल गया कि हमने नसीबपुर गांव को वो आप पर एक आरोप आया था कि सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री तो आप ही थे। हाँ, फिर दूसरे से क्यों जवाब मांगा जाए? तो डिले की वजह क्या रही थी? जो डिले की वजह ये रही कि कुछ समय हमने नसीबपुर को 2016 के अंदर ही जी नगर परिषद में शामिल करने के लिए घोषणा करवा ली। अच्छा, और गजट नोटिफिकेशन हो गया। जी जी उधर पंचायत वालों ने सरकार से रिक्वेस्ट करके ये कहा कि हमारी पंचायत का 3-3.5 का कार्यकाल, साल का कार्यकाल बचा हुआ है, जी जी, हमें ये पूरा करने का मौका दे दिया जाए। अच्छा, और सरकार ने उनकी बात मान ली। अच्छा, ऐसी 8-9 पंचायतें थी। अब वो 3.5 साल हमारे ऐसे निकल गए कि आगे कोई भी प्रस्ताव जाए, पंचायत से भिजवाएं तो वो कहें कि ये तो एमसी के अंदर ये गांव जा चुका है, अगर एमसी से भिजवाएं तो वो कहें इनको चार्ज नहीं मिला है। बड़ी तकनीकी समस्याएं फंस गई हैं। तो ये बड़ी तकनीकी समस्या थी। दूसरा, इस स्मारक की 2 एकड़ जमीन 1960 से चकबंदी के टाइम से जी स्मारक के नाम मुकर्रर कर रखी है जी। तो उस समय उस 2 एकड़ जमीन के अंदर एक कन्या स्कूल खुल गया जी, गाँव ने खुलवा लिया, सरकार ने खोल दिया। अब जब ये स्मारक बनाने लगे जी तो हमें और जमीन की भी जरूरत थी जी, और वो 2 एकड़ तो पूरी चाहिए थी। जी जी, तो स्कूल को शिफ्ट करना ऐसे आसान नहीं था। जी जी, लेकिन हमने उस स्कूल को एक नई बिल्डिंग बना करके दी। अच्छा, गांव उसकी में? पड़ोस में, जी जी, बिल्कुल उसके एडजेसेंट जी जी, एक नई बिल्डिंग बना कर दी और उस बिल्डिंग को खाली करवाया, उस जमीन को खाली कराया। वो जमीन तो कुछ समय इसमें लग गया, कुछ समय उसमें एमसी और पंचायत के बखेड़े में उलझ करके लग गया। अब नारनौल के एमएलए को कितनी उम्मीद है, कब बन जाएगा, कब शुरू हो जाएगा? अब हमारा नसीबपुर का स्मारक बिल्कुल तैयार स्थिति में है और मैं समझता हूँ कि इस बार हम जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी का दौरा नारनौल हल्के में करवाना चाह रहे हैं। हर हल्के में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। जैसे ही वो नारनौल का दौरा करेंगे उस दिन हम इस राव तुलाराम शहीद स्मारक का शिलान्यास करवाने में कामयाब हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। ओम प्रकाश जी, आपने तो
तीसरा कार्यकाल आ गया है, आपने देखा होगा जो अहीरवाल बेल्ट है, विशेष रूप से गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इन तीनों जिलों की जो 11 सीट है, इस बार भी 10 है, पहले 11 रही, मतलब एक तरह से क्लीन स्वीप होता रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी के किन कामों को मानते हैं आप? किस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा इधर अहीरवाल बेल्ट में समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये हमारा दक्षिणी हरियाणा राजनीतिक तौर पर बहुत उपेक्षित रहा, और जो भी कोई मुख्यमंत्री आया उन्होंने यहाँ से ताकत लेने में तो रुचि दिखाई, एमएलए अपने साथ जोड़ने में तो रुचि दिखाई, लेकिन विकास के नाम पर इस इलाके को ठगा गया। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आया, चाहे कभी इनेलो का राज रहा, चाहे कभी कांग्रेस का राज रहा, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहा, जी जी, तो सब ने इस इलाके को ठगा है, न्याय नहीं किया। न्याय नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी 2014 से, उन्होंने सबका साथ सबका विकास, और हमारे क्षेत्र को भी पूरा बराबर का हिस्सा, चाहे नौकरियों में हो, चाहे विकास में हो, चाहे पानी में हो, और चाहे बिजली में हो, हर क्षेत्र के अंदर हमें पूरा हिस्सा दिया है। और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, विशेषकर हमारे पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसी नींव डाली भारतीय जनता पार्टी का राज आने पर कि जिसमें हमारे इलाके को बराबर का हक हर क्षेत्र के अंदर मिला, और उसकी वजह है कि हमारे लोगों ने भी पूरा साथ देने का काम किया। मतलब सीधा सीधा आप मान रहे हो कि पहले क्षेत्रवाद होता था, नौकरियों में भेदभाव होता था कांग्रेस के राज में? बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, रिश्वतवाद, सब प्रकार के काम होते थे, और हमारे क्षेत्र के साथ शोषण किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज करके हमारे क्षेत्र को लूटने का भी काम किया और पीछे रखने का भी काम। जी जी। ओम प्रकाश जी के पास तीसरी योजना के लिए, जो तीसरी बार आप विधायक हैं, नारनौल के लिए क्या रोड मैप है, क्या करना चाहेंगे नारनौल के लिए? कि नारनौल को हमने बहुत कुछ चमकाने का प्रयास किया है। जिस नारनौल को लोग काला पानी कहते थे, जिस नारनौल में ज़मीनी जो पानी है, भूमिगत जल स्तर, जी जी, वो 1000 1500 फीट नीचे चला गया था। जिस नारनौल में आने जाने के नाम पर कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र से निकलता था तो रोड बहुत टूटी फूटी अवस्था में थे। इस प्रकार की स्थिति नारनौल शहर की थी। 2014 से भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद, जिसमें नारनौल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मेरे को जनता ने आशीर्वाद दिया, राव इंद्रजीत सिंह जी ने आशीर्वाद दिया, मैं लगातार तीसरी बार सेवारत हूँ। और आज भूमिगत जल स्तर 100-200 फीट पर आ गया है, जो पुराना लेवल होता था। आज नारनौल 3 नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। जी जी। आज नारनौल का बिजली की उपलब्धता वैसे तो सारे हरियाणा में है, लेकिन नारनौल के लिए मैं विशेष इसलिए कहूँगा कि ये क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम, चाहे शहर की विकास की बात हो, देहात के विकास की बात हो, हम प्रयासरत हैं कि नारनौल इसी प्रकार से तरक्की करता है। एक आपका बड़ा चर्चित इश्यू है, मेडिकल कॉलेज बना जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की जो नींव रखी गई, आपके यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज बना, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन नारनौल से एडजॉइनिंग है। लंबे समय से नामकरण को लेकर के एक विवाद चल रहा है। राव तुलाराम का नाम चाहते हैं, ग्राम पंचायत ने भी वो दिया है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के एक नेता का नाम बार बार आता है बीच में। इसमें वस्तुस्थिति क्या है, क्या दिक्कत आ रही है राव तुलाराम के नामकरण में,
या जो पहले से नाम रखा हुआ है अभी महर्षि च्यवन ऋषि का जो नाम है उसको लेकर के, कि कब तक सॉल्यूशन होगा? लोग धरने पर बैठे हैं, आपका क्षेत्र पड़ता है पड़ोस में, और पड़ोस में भी आपका एमएलए नहीं है तो आपका पुराना साथी है डॉक्टर अभय सिंह यादव। देखिए, कॉलेज हमारे ज़िले का है, कोरियावास के अंदर बनवाने में हमारा पूरा योगदान है, और भले ही वो गांव या जो जगह है वो नांगल चौधरी क्षेत्र में पड़ती हो, लेकिन नारनौल शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर। उस पर तो जब जगह का चयन किया गया आपने भी सहमति दी ना? मेरी पूरी सहमति थी, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी की पूरी सहमति थी, और उसी का वजह थी कि उस समय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को मानकर इस जगह पर ये मेडिकल कॉलेज बनाया, और हमारे कहने से गांव वालों ने 80 एकड़ ज़मीन निःशुल्क दी। जी जी। 1 रुपया सालाना के हिसाब से। जी जी। और वैसे तो ये एक, जहाँ तक नामकरण की बात है, पूरे देश में, पूरे प्रांत में शहीदों के नाम को प्राथमिकता दी जाती है, और इस क्षेत्र से राव तुलाराम का गहरा जुड़ाव था। जहाँ कॉलेज है उससे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर 1857 में वो संघर्ष हुआ था, जहाँ 5000 लोग देसी सेनाओं के शहीद हो गए थे, जहाँ अंग्रेज़ को पूरे 1857 में जो जगह जगह पर युद्ध हुए, जी जी, अंग्रेज़ को जितना नुकसान नसीपुर में उठाना पड़ा, जी जी, इतना उनको पहले कहीं नहीं उठाना पड़ा। यहाँ उनके जनरल कर्नल मारे गए। मतलब उदारता से सरकार को विचार करना चाहिए। इस पर सरकार को उदारता से विचार करना चाहिए, मेरा तो यही वो है। और हम चाहते हैं कि ये भी शहीदों के नाम पर ये कॉलेज का नाम हो, ताकि शहीदों को सम्मान पूरा मिले। कुछ लोग टांग खींचने का प्रयास करते हैं, वो मन से अंदर ये समझते हैं कि काम तो गलत हो गया, जी जी, लेकिन अब उसकी सफाई किस तरह से करें, उसके अंदर प्रयास करते हैं। अब वो 23 सितंबर के दिन जाकर वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करके लोगों को ये दिखाना चाहा कि हम तुलाराम के नाम से विरोध में नहीं हैं, लेकिन लोग समझते हैं जी जी, कि ये खाली एक छलावा या दिखावा है। तो भाजपा वाले उस दिन आप लोग अलग अलग क्यों गए? अलग अलग और एक साथ जाने का उसके अंदर कोई मैं वो डॉक्टर विषय अभय सिंह नहीं है। आपके साथ आ सकते थे, आते तो। ये तो उनकी सोच थी। जी जी, ये तो हमने जो तय प्रोग्राम था, बात थी, उस हिसाब से हम लोग गए थे। कोई भाई अलग भी जाए तो ये तो कोई विषय से नहीं है, जी ये जी, कोई विषय नहीं है। कोई आगे जाए पीछे जाए, समय मिले तभी चला जाए, लेकिन विषय ये है कि वहीं राव तुलाराम की समाधि है, वहीं 23 सितंबर हर साल आता है, इस साल ही क्यों गए? अलग जाएं इसका विषय नहीं है, जी जी, जी, विषय है इस साल ही क्यों गए। ये तो मैं समझता हूँ इसलिए गए कि उन्होंने कॉलेज के नामकरण में जो रोड़ा अटकाया है, और लोगों की समझ में ये आ रहा है कि इसमें कौन व्यक्ति रोड़ा अटकाना चाह रहा है, जी जी, उसकी सफाई किस तरह से दी जाए, वो देने के लिए वहाँ श्रद्धा सुमन भेंट करने गए थे। जी जी, लेकिन लोग समझते हैं कि इस नामकरण में विरोध किसका है, जी जी, ये चालबाजी किसकी है, बात यह है। अच्छा, आपने सारी चीजों को नजदीक से देखा, आप उस डिनर में भी शामिल थे जिसमें मंजू चौधरी शामिल हुई थी, कांग्रेस की विधायक नांगल चौधरी से। उसके बाद एक्स प्लेटफार्म पर टिप्पणियां चलती रही। एक तरफ राव इंद्रजीत का बिना नाम लिए टिप्पणियां आती रही, ये भी आता रहा चुनाव में किसने विरोध किया, ये भी आता रहा कि किस तरह उससे पहले वाले चुनाव में भी विरोध किया गया। तो इस तरह की जो टिप्पणियां आ रही है उनके पीछे क्या वजह है? मंजू चौधरी को लेकर के भी कहा गया कि आ जाइए, भाजपा में ही आ जाइए, आपका स्वागत, इस तरह की बातें आई। उस पूरे प्रकरण में आप किस नजरिए से देखते हैं, वो जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि आप प्रेस के आदमी हो, आप बेहतर जानते हैं। जी ये मेरे नज़र में तो ये कोई विषय नहीं। डिनर के लिए, खाने के लिए कोई भी व्यक्ति
अपने मिलने वालों को इनवाइट कर लेता है और सब जाते हैं, जिनको इनवाइट किया जाता है सब आते हैं। लेकिन उसका पता नहीं क्यों बतंगड़ बनाया गया, ये मेरी समझ से बाहर का मामला है। या किसी ने ये प्रेरित किया हो कि इस तरह का बतंगड़ बनाया जाना चाहिए, हो सकता है किसी की ऐसी चाल भी हो। जी 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 जी। लेकिन मैं उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं मानता। ऐसे होता रहता है, लोग करते रहते हैं। लेकिन राव साहब ने अपने इलाके के विधायकों को, वो चंडीगढ़ गए हुए थे और आरती बहन जी को नई कोठी अलॉट हुई थी, जी जी। तो उन्होंने कहा क्यों ना अपने सभी साथियों को बुलाकर एक डिनर करा दिया जाए। डिनर इस भाव से हुआ था। कुछ लोग इसको उल्टी सीधी हवा देने के चक्कर में, ये उनको अपनी सोच का, मतलब संकीर्ण सोच का परिणाम था जो। संकीर्ण सोच। जी जी। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं। एक पारी रही जिसमें आप चारों विधायक रहे भाजपा के महेंद्रगढ़ जिले में, एक पारी रही जिसमें 3 रहे, यही ना? तो जो नारनौल क्षेत्र में, मैं पूरे महेंद्रगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ, जो विकास कार्य हुए, चाहे सड़कों का जाल बिछा, चाहे पानी आया, इसका श्रेय आप जैसे व्यक्ति विशेष के रूप में गिन गिन करके लेना पड़े तो किसको देंगे? क्योंकि कई बार दावा किया जाता है कि एक व्यक्ति की सोच थी, मैं नाम नहीं ले रहा, जैसे आप नहीं ले रहे, तो उस दावे में कितना दम है? नहीं, मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। हमारे आप जिनका नाम पूछना चाहते हो वो मेरे मित्र हैं, जी जी, हमारे अच्छे साथी हैं जी, और आगे भी कहूँ तो मेरे वोटर भी। जी जी। उनका गांव मेरे हल्के में है। अच्छा। ऐसा हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री डॉक्टर हवे सिंह जी, उनकी एक आदत है जी, अगर पड़ोस के राजस्थान में भी कोई सड़क या कोई काम नया हो रहा है जी जी, और उनको पता लग जाए, हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि हरियाणा के विधायक का राजस्थान में, जी जी, लेकिन चूंकि बॉर्डर साथ लगे हुआ, अगर उनको पता लग जाए तो उसकी भी पोस्ट तुरंत से डालने का प्रयास करते हैं कि मैंने अलवर से जयपुर की सड़क मंजूर करा दी। और ये मजाक का विषय रहता है पूरे हमारे क्षेत्र में, मतलब श्रेय लेने की होड़ रहती है। तो दूसरा उनका क्या है कि जब वो कोई पोस्ट डालें और वो काम हुआ नहीं है, जी जी, तो ये मानो कि जब उनको पता लग गया कि काम होने वाला है, जी जी, तो किसी हल्के का हो, महेंद्रगढ़ का हो, नारनौल का हो, अटेली का हो, रेवाड़ी का हो, पड़ोस के राजस्थान का हो, उनको ये पता लग जाए कि ये काम होने जा रहा है, तो उसे पहले डाल देंगे कि मैं, मेरा प्रयास रहा है कि ये काम ये इस तरह से हो जाना चाहिए। जी जी, इस तरह की मतलब आदत इस तरह की आदत है तो ये मैं खुलकर इनाम ले देता हूँ, कोई बात नहीं, ये सारे इलाके के अंदर विषय, चर्चा का विषय रहता है। और जब वो कोई पोस्ट छोड़ते हैं तो वो लोग मजाक करने लग गए कि ये काम अब जल्दी होने वाला है। अटका हुआ था लेकिन जल्दी होने वाला है, डॉक्टर साहब ने पोस्ट छोड़ दी, वो ठीक है। तो ये इस तरह का विषय। अच्छा, एक बात बताओ, वो हम जानना चाह रहे हैं, ये आपका उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, गांव का किस में रैली हुई थी, जो अभय सिंह की रैली, उनको संयोजक बना करके एक रैली हुई थी ना, नांगल चौधरी से बाहर। हाँ, वो अटेली हल्के का दोंगड़ा हीर गांव। हाँ, दोंगड़ा हीर में एक रैली दोंगड़ा हीर में होती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर अभय सिंह को संयोजक बनाया जाता है और सहमति बताई जाती है। ओम प्रकाश यादव ने भी सहमति दी, दूसरे नेताओं ने भी सहमति दी, सभी की सहमति। रामविलास शर्मा का शायद विरोध था, मुझे जहां तक ध्यान। नहीं, उनकी भी सहमति थी। तो वो प्रकरण क्या था? उनकी लीडरशिप को आगे लाने का था, दूसरे नांगल चौधरी से बाहर, या उनको नारनौल शिफ्ट करने का था? क्या था? जो क्या पुरानी बात है, लेकिन हम थोड़ी सी जिज्ञासा दर्शकों की दूर हो जाएगी। आज आप आए हो तो पुराने किस्सों को जो नए कलेवर के साथ हम बता देते हैं लोगों को। पार्टियों में कई बार किसी बड़े नेताओं का किसी से मोह बढ़ जाता है जी, तो वो उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। जी जी, और उसी तरह का एक ये हथकंडा मुझे मेरे दिमाग में नजर आता है कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, वो अभय सिंह जी को कहीं आगे लाना चाहते थे, प्रपोज करना चाहते थे,
लेकिन आगे आना, प्रपोज करना, ये इस तरह किसी बाहरी नेता के हाथ में नहीं होता। क्षेत्रीय नेता कोई बड़ा अगर होता है, उनके तो एक इशारे से कोई व्यक्ति 2 कदम ऊपर वाले पायदान पर नजर आने लगता है, 2 कदम पीछे वाले पे नजर आने लगता है। अगर इस प्रकार का इस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह जी किसी को आगे पीछे करना चाहे तो उनके एक बयान से वो आदमी 2 पायदान ऊपर नजर आने लगता है और जनता उसको स्वीकार कर लेती है। एक बयान से वो नेता या वो व्यक्ति 2 पैड़ी नीचे नजर आने लगता है जी जी। और जनता उसको उसी भाव से मानने लगती है। तो इस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह जी तो इस तरह का कार्य कर सकते हैं कि किसी को ऊपर शो करना या नीचे शो करना किसी बाहरी नेता के बस की बात नहीं होती। अच्छा आप जी जी। तो उसका अभी हम थोड़ा सा उसकी बात करते हैं, जो आपने जल स्तर की कहा कि जल स्तर बढ़ गया है पूरे क्षेत्र में, जो पानी का जो आया, लेकिन जहाँ तक हम नहरी पानी के समान बंटवारे की बात करते हैं, वो उस पहले भी कांग्रेस के राज में भी सिरे नहीं चढ़ा, इस राज में भी सिरे नहीं चढ़ा, क्योंकि जो हमको 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी अभी मिल रहा है पंजाब से। जब हम नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र को देखते हैं तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जैसे जो जिले हैं उनमें 1 लाख से 2.5 लाख हेक्टेयर तक नहरी पानी से सिंचाई होती है। हमारे क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर मिलेगा रेवाड़ी का और 2000 हेक्टेयर मिलेगा नारनौल मतलब महेंद्रगढ़ जिले का। तो ये जो स्थिति है, नहरी पानी जो यहाँ नहीं पहुँच रहा है, ठीक है फालतू पानी आ गया है, नहरों में भी खालों में भी भर दिया, नदी में भी उल्टी धारा भी बहा दी, पानी का स्तर भी कुछ ऊपर आया, तो वो जो पानी का जो सिंचाई के लिए जो हमको पानी चाहिए नहरी, उसकी कोई उम्मीद अभी तक देख रहे हो, कुछ हो पाएगा? देखिए, इसकी उम्मीद तो जब पंजाब से हमें पानी का पूरा पानी मिल जाएगा तब संभव हो पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है जी तब से हमें समुचित पानी देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है और निश्चित तौर के ऊपर इस क्षेत्र को पानी अधिक मिला है। जो पहले मिलता था, पूरा तो नहीं मिला है जी जी, लेकिन जो पहले मिलता था उससे कहीं ज़्यादा मिला है, चाहे वो बारिश के दिनों में ही मिला हो जी जी, या बाकी समय में। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरा पानी तो जब पंजाब से फैसला होगा जी जी, तो ही मिल पाए। जी जी। एक पर्यटन को लेकर के बात करेंगे। नारनौल को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए काफ़ी प्रयास हुए। डोसी पर्वत भी आपके क्षेत्र में ही है, और इधर जब हम बात करें तो नारनौल में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। कितना संतुष्ट पाते हैं खुद को? अभी तक जो है 11 साल हो गए हैं लगभग, कितना कुछ काम हो पाया है पुरातत्व विभाग की ओर से, सरकार की ओर से? क्या कुछ योजनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र की? नारनौल में पुरातत्व विभाग के 9 मोन्यूमेंट ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार के अधीन आते हैं और 3 मोन्यूमेंट ऐसे हैं जो भारत सरकार के अधीन आते हैं। पुरातत्व विभाग के पुरातत्व विभाग धरोहर भारत सरकार की धरोहर है, संरक्षित और धरोहर 9 हरियाणा सरकार की धरोहर है। जी हरियाणा सरकार की धरोहर की 9 मोन्यूमेंट जो है, उन 9 के लिए उनके दोबारा से नवीनीकरण उनका करने के लिए, उनको जैसी स्थिति में कभी बने थे उसी स्थिति में लाने के लिए जी जी, हरियाणा सरकार ने बजट का प्रावधान किया है सारे मोनूमेंट्स के लिए, और जिसके अंदर 3-4 मोनूमेंट्स का तो 90% कार्य पूरा भी हो चुका है। बाकी किसी का कार्य 10% हो गया, किसी का 20% हो गया और किसी का शुरू होने वाला है। हम सारे पुरातत्व की जो धरोहर है जी जी, उनको नवीनीकरण करके जिस स्थिति में वो कभी बने होंगे जी जी, उस स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। अभी हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा बीच में छूट गया था। मुझे जहाँ तक याद है, जब तीसरी बार आपकी टिकट हुई तो काफ़ी देर हुई उस समय, और हम भी एक साक्षात्कार के लिए गए थे आपके पास। जो तीसरी बार टिकट में देरी हुई
उस समय बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि राव इंद्रजीत नहीं चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। ओम प्रकाश यादव के मन की बात जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों देरी हुई, किस तरह टिकट आई। देरी क्यों हुई इसका तो मैं नहीं बता सकता, ये तो पार्टी आला कमान जाने। लेकिन माननीय राव साहब ने मेरे को आश्वस्त करके कह दिया था कि तुझे दिल्ली आने की जरूरत नहीं, आप बैठिए, टिकट आपका होगा, हमारा प्रयास है और आपको ही दिलवाएंगे, ऐसा उन्होंने मेरे को मेरे कान में कह दिया था और मैं कतई विचलित नहीं था। ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही थी। आपके और राव इंद्रजीत के बीच ऐसी पोस्ट आती है, मैं इस पे देखता हूँ, जो ऐसा लगता है दूरियां बढ़वाने के लिए वो सदप्रयास है कि दुष्प्रयास है, वो तो वो जाने। ये तो वही लोग जाने कि चुनाव में यहाँ तक की अफवाह उड़ा देते हैं। ये वही लोग जाने जो कुछ उनको क्या कहें, कैसी फितरत के लोग हैं। कभी राव साहब के लिए ऐसा छोड़ते रहते हैं, कभी हमारे लिए छोड़ते रहते हैं। धीरे धीरे करके अब लोग इन बातों को समझ गए, जो ऐसी बातें छोड़ते हैं उनके ऊपर लोग ज़्यादा अमल नहीं करते और ये समझ गए कि ये जो छोड़ने वाले लोग हैं ये यूं ही वाहियात है, इनकी आदत ख़राब है या आदत ठीक है या। जी जी जी। अब आखिरी सवाल है, ओम प्रकाश यादव को कभी किसी स्कूटर के पीछे बैठा देखते हैं, कभी किसी और वाहन में लटकता देखते हैं, कभी किसी साथी के पास भीड़ भरी गली में चाय पर चले जाते हैं, चाय की थड़ी पर बैठ कर के चले जाते हैं। आपका, इसको कुछ लोग राजनीतिक स्टंट भी बता देते हैं, आप इस बारे में अपनी व्याख्या खुद ही कीजिए, क्या मन करता है साथियों के साथ, किस तरह, किस रूप में। देखिए, मैंने कहा कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं और नीचे के तबके से हमारा शुरू से हमने नौकरी भी की तो किसानों से ज़्यादा संपर्क रहा, नीचे के लोगों से रहा और वो हमारे जो साथी हैं उनको याद करने का याद आ जाती है, उनके साथ बैठकर चाय पीने का, उनके पास जाने का और उनसे मिलने का। और फिर जिस पृष्ठभूमि के हम लोग थे, हमारे पास ना गाड़ियाँ होती थी, हमारे पास ना स्कूटर होते थे, तो आज हमें स्कूटर पे चलना हो तो वो भी हमें तो बहुत बड़ा लगता है और अपनी उन बातों को याद करके उसी तरह हम चलने में कोई गुरेज नहीं करते, जी, कोई शर्म नहीं करते इस बात। जी जी। और ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये हमारी आदत है, पैदल भी चले जाते हैं बाजार में अपनों से मिलने के लिए, अपनों के बीच। मैं आखिरी सवाल तो कह गया, लेकिन 30 सितंबर है, राव बीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि है, आप सुबह आए भी थे। आपसे राव बीरेंद्र सिंह से जुड़ी कोई एक याद जरूर जानना चाहेंगे, उनके जीवन से आपने प्रेरणा ली हो, सीखा हो, उनसे किसी मुलाकात की कोई याद आपको हो, कोई उनसे जुड़ा किस्सा आपको याद हो, वो सुना दीजिए, फिर हम आपको जो इस समापन कर देंगे। उनका वो बड़े राव बीरेंद्र सिंह जी, बहुत से लोग ऐसी वैसी टिप्पणी करते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। उस व्यक्ति को, उस महान आत्मा को जिसने नज़दीक से देखा है तो वो कुछ और चीज़ थी। लोग कहते थे कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वो बहुत विनम्र थे, बहुत विनम्र थे और वो चाहे एक बार गुस्से में कुछ बोल देते, लेकिन सामने से अगर कोई रिक्वेस्ट बार बार करता और अपनी व्यथा बताता तो उससे खूब नाराज होते हुए भी एकदम उसी की तरह हो जाते थे, उनका मन भी पिघल जाया करता। ऐसा हमने उनके ड्राइंग रूम में देखा जी जी जी। कि वो एकदम सामने वाले को, उसके दुख को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर सुनते थे, समस्या दूर करते थे, उसकी समस्या दूर करते थे, एकदम से उसका समाधान करते थे। गरीब के प्रति बड़े चिंतित रहते थे, किसान के प्रति बड़े चिंतित रहते थे और सबका ध्यान रखने वाली बात करते थे। इलाके के बारे में हमेशा बहुत सोचते थे। हम बहुत लंबे समय उनके साथ सानिध्य में कार्य करने का, उनके आगे पीछे रहने का अवसर मिला। तो उनकी एक एक बात को जब हम देखते, जिस प्रकार से उनकी सोच, जिस प्रकार से उनकी बात,
तो वो गरीब के, किसान के, मजदूर के और सारे इलाके के प्रति बड़े चिंतित रहते थे। एक चुनाव के अंदर जैसा उनका स्वभाव था, 2-3 गांव की एक सभा थी, जी उनका खुद का चुनाव था और वो गांव को पूरी तरह से डांट मारने लगे। जी हम कुछ साथी जो उनके साथ चुनाव में लगे हुए थे, जी जी आपस में बतलाया कि वोट खराब कर वोट खराब हो जाएंगे, राव साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, और ये वो भाई कहो कहो, कौन कहे कौन कहे कौन कहे। तो उनके सामने हिम्मत भी नहीं होती थी। अच्छा लेकिन आगे जाकर एक तिराया था अच्छा और वहाँ एक गाड़ी वाले को कह दिया तू रोक लेना, और सारे उतर के खड़े हो गए। बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो। अच्छा सब बोले भाई बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है। एक आदमी ने थोड़ी सी हिम्मत करके कहा कि राव साहब ऐसे नहीं, तो बड़े हंसे, बड़े हंसे और हंस के कहने लगे भाई मेरे पास कोई थर्मामीटर थोड़ा ही है, बड़े आराम से, कि मैं जान सकूं कि ये लोग वोट देंगे या नहीं। हाँ पिछली बार इस गांव में वोट कम थे, अच्छा पिछले चुनाव में, अच्छा तो मैं इसलिए इनको ज्यादा गुस्से में बोल रहा था कि अगर इनमें वोट देने की कोई इनका मन, इनकी भावना, इनमें कोई हो तो निकाल ले अपनी। अपना वो है तो ये निकाल लें, हाँ और मुझे भी पता लग जाए कि वोट देंगे। बोले यहाँ वोट अब भी नहीं है। अच्छा ऐसे जो है ना वो बड़े पारखी भाफ लेते थे जी जी दूर से कि यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा होता। जी जी एक बार जी राव वीरेंद्र सिंह जी की कोठी के बिल्कुल सामने हाई स्कूल का और बीएड कॉलेज का ग्राउंड रेवाड़ी में, जी जी वहाँ सोनिया गांधी जी को लैंड करना था। जी राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस के जी कैंडिडेट के रूप में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे। जी हाई कॉलेज में रेवाड़ी पीछे जनसभा थी जी जो सोनिया जी को संबोधित करनी थी, जी जी और राव साहब के गेट के आगे से उतर के जाना था। अच्छा किसी ने कह दिया कि राव साहब, राव इंद्रजीत चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक बार सोनिया का, तो इतनी बुरी तरह कड़क के पड़े और सब लोग जो वहां बैठे थे सबको भगा दिया। कहा एक विदेशी महिला के सामने मैं खड़ा हूंगा, नहीं हो सकता है। इंद्रजीत 3 बार चुनाव हारे, 3 बार जीते, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं। मतलब इतना भीतर वो था स्वाभिमान। मतलब स्वाभिमानी थे कि उन्होंने कहा मैं एक विदेशी महिला के सामने ऐसे नहीं कर सकता, ये तुम्हारा नेता करेगा राविंद्र जी। तो ये राविंदर जीत करे, नमस्ते सोनिया। हाँ, उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो करे बात, मैं वो तो उन्होंने लास्ट में कह ही दिया था मैं आजाद, मेरी पार्टी आजाद, मेरे हाँ, ख्यालात आजाद। बिल्कुल ठीक बात तो है। थे। वो जी बार किसी ने पूछ लिया कि भाई आपका परिवार, मैं कहा भाई मेरे पास एक बिल्ली है, एक कुत्ता है, एक गाय है। अच्छा ये क्या बात है, ये तो बताओ, बड़ी इंटरेस्टेड बात है, कम की क्या बात है। उन्होंने कहा भाई आपके परिवार में कौन कौन? किसी ने पूछा राव साहब से, उन्होंने कहा भाई एक बेटा वहां रहता है, एक वहां रहता है, एक वहां रहता है, मैं तो जहाँ रहता हूँ वो मेरा परिवार मानता हूँ। बोले जी और कौन है? उसमें बोला मेरे परिवार में एक बिल्ली है, एक कुत्ता है और एक गाय है। बेटे सारे कोई उधर रहता है, उधर रहता है, मेरा परिवार ये है। ऐसे साफ गोई से। साफ हुई। चलो ठीक है, आपने ओम प्रकाश यादव को सुना। साफ गोई से, बेबाकी से इन्होंने कई किस्से बताए, बिना लाग लपेट के बताए, अपनी पार्टी के, अपने साथी के बारे में भी बताया, और नारनौल क्षेत्र में यानी महेंद्रगढ़ जिले में जो विकास कार्य हुए उनको लेकर के भी बताया, अपने बचपन से लेकर के अब तक का सफ़रनामा भी बताया। आप समझ सकते हैं किस तरह ज़मीन से जुड़े नेता हैं, किस तरह ज़मीन से आसमां तक, ऊंचाई कहेंगे, मंत्री तक पहुँचे हैं, मंत्री तक का सफ़र पूरा किया है। आज नारनौल से तीसरी बार विधायक है। आपने समय दिया ओम प्रकाश जी, आते रहिएगा फिर भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।